हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका संकल्प स्पीसीज में। पिछला वीडियो में देखे थे जनजातीय विद्रोह। जनजातीय विद्रोह में ओनली शॉर्ट नोट बताए थे आप लोगों को। तो यहाँ देखिएगा कि हम बता रहे हैं कि थोड़ा सा 3-4 जनजातीय विद्रोह जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस में भी आता है, प्री में भी आता है। प्री में तो फिक्स है, मेंस में भी सही, जैसे संथाल हो गया, कोल हो गया, मुंडा हो गया, मेंस में भी फिक्स है यहाँ से क्वेश्चन। और प्री में तो एक क्वेश्चन फिक्स है, 1 या 2 क्वेश्चन फिक्स है। तो थोड़ा सा इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं कि कैसे कैसे क्या होना है। तो थोड़ा डिटेल वर्जन देख लेते हैं कि कोल विद्रोह कहाँ हुआ, कैसे हुआ, संथाल विद्रोह कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, और मुंडा विद्रोह कब हुआ, क्यों हुआ, बिरसा मुंडा को क्यों अपना विद्रोह करना पड़ा। तो ये सब थोड़ा डिटेल में देखते थोड़ा। तो आइए शुरुआत करते हैं। आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और थोड़ा सा बेल बटन बता दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें कि हम थोड़ा अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और अच्छा ना लगे, कोई इम्प्रूव करना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट में बताइए कैसे क्या है, थोड़ा सा इम्प्रूव करना है वीडियो में। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला है कोल विद्रोह। कोल विद्रोह चालू कब होता है? तो 1831-32 में कोल विद्रोह चालू होता है। यह बिहार का पहला संगठित और व्यापक जनजाति विद्रोह था। तो क्या था यह? बिहार का पहला सुसंगठित व्यापक जनजाति विद्रोह था। इस विद्रोह में केवल हजारीबाग क्षेत्र अछूता रहा था, मतलब हजारीबाग क्षेत्र में यह विद्रोह का प्रभाव नहीं पड़ा था। बाकी बात पूरा बंगाल और कुछ भाग बिहार का इस विद्रोह में आ गया था। इस विद्रोह का तत्कालीन कारण था कि सिंगराई मानक, जिसके अधिकार क्षेत्र छीनकर सिखों को दे दिया गया था और उसके बहनों पर अत्याचार किया गया था। तो कौन था तत्कालीन कारण? क्या था? जो सिंगराई मानकी था उसके अधिकार छीनकर सिखों को दे दिया गया था और उसके बहन पर भी अत्याचार किया गया था। तो किसके द्वारा? तो ब्रिटिशर के द्वारा। और दीकू किसको कहा जाता है? दीकू कहा जाता है जो आउटर है, जो उस क्षेत्र से बाहर है। दीकू के कारण जो इसके कुकृतियों पर सिंगराई मानक और सुरगा मुंडा के अन्य आदिवासियों के साथ मिलकर विद्रोह फूंक दिया। तो क्या था? दीकू कुकृति किया था, मतलब सिंगराई मानक को जो परेशान किया था, उसके बहन पर अत्याचार किया था, उस पर उसका अधिकार क्षेत्र छीन लिया गया था। तो उसके कुकृतियों द्वारा के कारण जो सिंगराई मान और सुरगा मुंडा, सिंगराई मान के साथ देने वाला कौन था? तो सुरगा मुंडा और अन्य आदिवासियों के साथ मिलकर विद्रोह का बिगुल फूंक दिया। और यह शीघ्र ही यह विद्रोह बहुत हिंसक रूप ले लिया विद्रोह, और ये समस्त एरिया में फैल गया। और यह लंबे समय के पश्चात यह विद्रोह को बहुत बर्बरता के पूर्वक दबा दिया गया। और इस कोल विद्रोह में छोटा नागपुर का शासन व्यवस्था का महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया। इस कोल विद्रोह में छोटा नागपुर व्यवस्था का महत्वपूर्ण विद्रोह मतलब शासन व्यवस्था को एक परिवर्तन किया गया, जो कि एक सेपरेट भाग कोल्हन को अलग कर देगा। एक विल्किंसन रूल आता है। तो आगे देखते हैं। जब इस क्षेत्र में शासन के लिए भारत चार्टर अधिनियम 1833 के तहत विनियम रेगुलेशन 13 के प्रावधान लागू किया गया। किस चार्टर अधिनियम के तहत? तो चार्टर एक्ट 1833 के तहत विनियम रेगुलेशन 13 के प्रावधान लागू किया गया। इस कानून के अंतर्गत छोटा नागपुर के खास पलामू, खगड़िया, रामगढ़ और कोंगरा को पूर्व रामगढ़ जिला से अलग कर दिया। इस नियम के अंतर्गत क्या किया? छोटा नागपुर, पलामू, खगड़िया, रामगढ़ और कोंगरा को पूर्व रामगढ़ जिले से अलग कर दिया और जंगल महल या ट्रिब्यूटरी महल के एक गैर रेगुलेशन प्रांत के रूप में संगठित कर दिया। किसके महल में? जो छोटा नागपुर प्रांत है, पलामू है, खगड़िया है, रामगढ़ है, कोंगरा को पूर्व रामगढ़ जिला से अलग करके एक जंगल महल के ट्रिब्यूटरी के महल के रूप में, जंगल महल या ट्रिब्यूटरी महल के रूप में एक गैर रेगुलेशन प्रांत के रूप में संगठित कर दिया और दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी का नाम दिया। इसका नाम क्या दिया? दक्षिण पश्चिम सीमांत, मतलब साउथ वेस्ट सीमांत के रूप में ये इसका नाम दिया गया। इसका प्रशासनिक क्षेत्र पर शासन का जिम्मेदारी
गवर्नर जनरल के प्रतिनिधि को सौंप दी गई। जो दक्षिण साउथ वेस्ट सीमांत एजेंसी था ना, उसका शासन की व्यवस्था किसको सौंप दिया गया? तो गवर्नर जनरल के प्रतिनिधि को सौंप दिया गया। और प्रथम प्रतिनिधि कैप्टन थॉमस विलिंगसन थे और इसके प्रतिनिधि कौन कर रहे थे? कैप्टन थॉमस विलिंगसन। और यही विलिंगसन थे जिन्होंने इस विद्रोह को दमन करने में बहुत भूमिका निभाई थी। और आगे जनसाधारण ने इसे किशुन साहब के नाम दिया। विलिंगसन को नाम दिया क्या नाम से? किशुन साहब के नाम से। और यही विलिंगसन ने एक रूल ला गया, सिविल रूल, जो विलिंगसन द्वारा लागू किया गया, 1837 में लाया गया। और फोर्सफुली कब लागू किया गया? 1837 में लागू किया। और कोल्हन क्षेत्र में भी 1837 में यही रूल लागू हुआ। इसमें क्या था कि साउथ वेस्ट फ्रंटियर का एजेंसी का एक अलग से रूल लाया गया इसमें। तो कोल्हन रूल या विलिंगसन रूल के बारे में थोड़ा सा पॉइंट देख लेते क्या क्या है। यह रूल 1837 ईस्वी में था। तो छोटा नागपुर में विलिंगसन रूल अस्तित्व में आया। यह बीरुआ का दावा में 1837 में विलिंगसन नियम पर आधारित कोल्हन क्षेत्र को नियंत्रित करने के लिए एक ब्रिटिश युग का उपकरण, जिसे पश्चिमी सिंहभूमि और पूर्वी सिंहभूमि और झारखंड के सिरोकेला और खारसावा जिला में शामिल है। 1837 में विलिंगसन ने फैसला किया कि कोल्हन को चाईबासा के मुख्यालय और कोल्हन का सुपर सेपरेट स्टेट घोषित किया गया। तो कोल्हन को चाईबासा के मुख्यालय चाईबासा में मुख्यालय कोल्हन का और सेपरेट स्टेट के रूप में घोषित किया जाएगा। विलिंगसन के नियम यह कहलाता है जिसे तहत मुंडा मानकी के पारंपरिक रीत रिवाजों का पालन किया जाएगा। जो मुंडा सबका पारंपरिक रीत रिवाज था उसको कोई मतलब इंटरफेयर नहीं करेगा, ब्रिटिशर उस रीति रिवाज से पालन करेगा। और इस नियम के लिए मुंडा ग्रामीण स्तर पर नागरिकों मुद्दों के लिए जिम्मेदार थे और मानकी प्रति ग्राम पंचायत आपराधिक मुद्दों के साथ देखा गया। और मानकी को प्रति ग्राम पंचायत और आपराधिक मुद्दों के साथ देखा गया। और स्वतंत्रता के बाद विलिंगसन नियम को अलग करने के लिए कई स्पष्ट कानून स्थापित भी किया गया। कुछ एडिशनल फैक्ट देख लेते हैं। विलिंगसन के शासन के साथ विवाद क्या है? कोल्हन रक्षा संघ 1981 की घोषणा किया गया। कोल्हन एक सरकार थी जिसमें विलिंगसन के शासन पर एक प्रशासनिक स्टेप अप के साथ स्वतंत्रता के दौरान संपत्ति और KRC प्रतिनिधि कोल्हन का तर्क देने के लिए एक दिल्ली से आए थे। और यह ब्रिटिश कॉमनवेल्थ और ब्रिटिश क्राउन के साथ गठबंधन था। यहाँ से मोटा मोटी जान लीजिए ना कि यहाँ पर एक इसको सेपरेट स्टेट बनाने की बात कही गई थी इसमें। तो आइए संथाल विद्रोह के बारे में देखते हैं। संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855-56 में हुआ था। 1855-56 में हुआ था। इस विद्रोह का मुख्य कारण क्या था कि जमींदारों द्वारा लगान कर में वृद्धि, महाजनों द्वारा संथालों का शोषण करना, पुलिस व न्यायालय का पक्षपात करना और व्यवहार तथा और सरकार द्वारा भागलपुर में वर्धमान के बीच रेलवे बिछाने के कार्य में संथालों को बेगारी लेबर के रूप में रखता था, मतलब काम करवा लेता था, पैसा नहीं देता था। इस विद्रोह का प्रमुख उद्देश्य था कि दिकुओं का भगाना। दिकु मतलब यहाँ पर पे आउटर, और विदेशियों का शासन का अंत करना और अबुआ राज स्थापित करना। अबुआ राज मतलब स्वयं का शासन स्थापित करना। 30 जून 1855 को भोगनडीहा, जिसको साहेबगंज भी कहते हैं, इसमें संथाल प्रतिनिधियों ने एकत्रित होकर विद्रोह का निर्णय लिया। और इस बैठक में जो संथाल का प्रतिनिधित्व करता सिंधु कानू चांद भैरव, याद रखिएगा, सिंधु कानू चांद भैरव। इसमें सिंधु को वहाँ का राजा बनाया गया, कानू को मंत्री बनाया गया, चांद को प्रशासक बनाया गया और भैरव को सेनापति बनाया गया। तो याद रखिएगा, सिंधु मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंधु को क्या बनाया गया? राजा बनाया गया। चांद को
कान्हू को मंत्री बनाया गया, चांद को सेनापति बनाया गया और भैरव को एक बार फिर से देख लीजिए, सिंधु को राजा बनाया गया, कान्हू को मंत्री बनाया गया, चांद को प्रशासक बनाया गया और भैरव को सेनापति बनाया गया। इस विद्रोह में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जैसे उदाहरण के लिए सिंधु कान्हू के बहन है जो फूलो और झानो। तो कभी बीपीएससी में भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सिंधु कान्हू की बहन का क्या नाम था, तो फूलो और झानो। इस विद्रोह का प्रसार भागलपुर से बरदन्ना तक हुआ था। इसमें इसका बरहेत विद्रोहियों का मुख्य केंद्र था। तो कहाँ विद्रोहियों का मुख्य केंद्र था, तो बरहेत। दमन ने कोर, जो अभी उसका नाम बदलकर संथाल परगना रख दिया, उस समय दमन ने कोर दामिनी कोह था। दामिनी कोह में सिंधु कान्हू चांद भैरव ने हजारीबाग में अर्जुन माझी और भैरव माझी ने एवं वीरभूमि से गौरा माझी ने विद्रोह का नेतृत्व किया। तो कहाँ से, दामन कोह से सिंधु कान्हू चांद भैरव, हजारीबाग से अर्जुन माझी और भैरव माझी और वीरभूमि से गौरा माझी इस विद्रोह का नेतृत्व किया। विद्रोहियों ने महाजन, डीकू और सरकारी भवनों पर निशाना बनाया। कहाँ पर, महाजन, डीकू और सरकारी भवनों पर निशाना बनाया। इस विद्रोह के प्रति सरकार ने दमनकारी रुख अपनाया और अत्यधिक बर्बरता से इस विद्रोह को दबा दिया गया। सर्वप्रथम मेजर बोरो ने विद्रोह का दमन हेतु भेजा गया। इस विद्रोह में पीरपैंती के मैदान में संथाल ने मेजर बोरो को हरा दिया गया। तो यहाँ से क्वेश्चन बीपीएससी में आ चुका है कि कई बार और भी एग्जाम में आया है कि संथाल विद्रोह में कौन अंग्रेजी का सैनिक हारा है, तो मेजर बोरो। कहाँ पर, तो पीरपैंती जो भागलपुर में है वहाँ पर संथाल से पीरपैंती से कौन हारा, तो मेजर बोरो। उसके बाद इस विद्रोह के दमन का मुख्य श्रेय कैप्टन अलेक्जेंडर और थॉमस रीड को जाता है। और थॉमस रीड ने भी इसको थॉमसन और रीड ने भी इस विद्रोह को बहुत सहायता दिया दबाने में। तो मुख्य विद्रोह किसके जाता है, अलेक्जेंडर और लेफ्टिनेंट थॉमस और रीड को जाता है। कान्हू संघर्ष में मारा गया, फिर चांद और भैरव भी मारा गया और सिंधु को क्या किया, पकड़कर फांसी दे दिया गया। 1856 में फांसी दे दिया। कहाँ पर, तो बरहेत में। इस विद्रोह के पश्चात 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने प्रशासन व्यवस्था में बड़े पैमाने पर चेंज किया। यह विद्रोह इतना बड़ा विद्रोह हो गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1858 ईस्वी के आसपास बड़े पैमाने पर अपने शासन व्यवस्था में चेंज किया। एलिट्स एम्ट्स के रिपोर्ट के आधार पर 1855 के अधिनियम के अंतर्गत दमन ने कोह का नाम बदलकर संथाल परगना रख दिया गया और जिसमें दुमका, देवघर और गोंडा और राजमहल के 4 जिले आते थे। और साथ ही 1860 ईस्वी में संथाल परगना के काश्तकारी अधिनियम पारित कर संथाल के अधिकार पर पुनः बहाल किया गया। और 1860 में संथाल परगना पर काश्तकारी अधिनियम पारित करके संथाल में अंग्रेजों द्वारा पुनः अधिकार बहाल किया गया और संथाल परगना के शासन के लिए एक कमिश्नर की नियुक्ति की गई है। और भागलपुर के कमिश्नरी जॉर्ज यूल की सहायता से एक नया पुलिस कानून बनाया गया जिसे यूल नियम 1856 कहा जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यूल नियम कब आया था, तो 1856 में किस एरिया में आया था, तो भागलपुर एरिया में आया था। तो किस लिए, तो संथाल परगना पर एक नया पुलिस कानून बनाना था। इसके अंतर्गत पारंपरिक ग्राम प्रधान व्यवस्था लागू किया गया और लागू कर आम सहमति आधार पर ग्राम प्रधान को पुलिस की शक्तियाँ दी गई। जो ग्राम प्रधान था वहाँ पर पुलिस की शक्तियाँ दी गई। संथाल विद्रोह का महत्व दर्शाते हुए कार्ल मार्क्स ने भी अपने बुक में दर्ज किया था। पिछला वीडियो में बताए थे, जो शॉर्ट नोट बनाए थे, कार्ल मार्क्स ने भी अपने पुस्तक में दर्ज किया संथाल विद्रोह के बारे में। भारत का प्रथम जन क्रांति माना गया। कार्ल मार्क्स ने इस विद्रोह को भारत का प्रथम जन क्रांति माना है, जो ब्रिटिश शासन को नहीं उखाड़ पाया किंतु सफाहर आंदोलन को जन्म देने के लिए कारण अवश्य बन गए। सफाहर आंदोलन को जन्म दिया इसी विद्रोह के कारण। और वर्तमान में झारखंड सरकार संथाल विद्रोह का सम्मान में 30 जून को हूल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 30 जून को झारखंड सरकार द्वारा क्या मनाया जाता है, हूल दिवस।
किसके सम्मान में? तो संथाल विद्रोह के सम्मान में। आगे देखते हैं मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह भी बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में, जो भगवान बिरसा मुंडा द्वारा लागू किया गया। बिहार में यह आंदोलन की व्यापक को देखते हुए इसको उलगुलान भी कहा गया या महान हलचल। उलगुलान का मतलब महान हलचल की संज्ञा दी गई है। 1899 से 1900 ईस्वी में इस आंदोलन ने दक्षिण रांची सहित अन्य क्षेत्र में को भी प्रभावित किया। चूँकि यह विद्रोह मुंडा को संगठित विद्रोह था, इसे मुंडा विद्रोह भी कहा जाता है। यह विद्रोह सामूहिक भूस्वामित्व व्यवस्था का जमींदारी भूस्वामित्व व्यवस्था में परिवर्तन के कारण गठित हुआ, जिसका चरमोत्कर्ष बिरसा के धार्मिक राजनीतिक आंदोलन के रूप में हुआ। बिरसा मुंडा का जन्म आप देखते हैं बिरसा मुंडा के बारे में थोड़ा सा। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 ईस्वी में हुआ। यहाँ पर रांची वर्तमान में खूंटी में जिला के उलीहातू गांव में हुआ था। बिरसा का आरंभिक शिक्षक का नाम जयपाल और बिरसा के धार्मिक गुरु का आनंद पांडे था। और शिक्षक कौन था? जयपाल, जो एक वैष्णव धर्मावलंबी थे। कौन? आनंद पांडे वैष्णव धर्मावलंबी थे, वैष्णव धर्म को मानते थे। बिरसा के परिवार ने ईसाई धर्म का अपना लिया था और 1886 ईस्वी में जर्मन ईसाई मिशन द्वारा संचालित बाई बासा के साथ एक उच्च विद्यालय में बिरसा को दाखिला दाऊद नाम से हुआ। किस नाम से हुआ? दाऊद नाम से हुआ। कहाँ पर? जर्मन ईसाई मिशनरी के द्वारा संचालित था बाई बासा एक उच्च विद्यालय था, उसमें बिरसा की दाखिला दाऊद नाम से हुआ। आगे बिरसा ने ईसाई धर्म को त्याग दिया और आनंद पांडे के संपर्क में आया और जहां उसने वैष्णव धर्म अपना लिए। और बिरसा ने ईसाई धर्म को त्याग दिया और आगे आनंद पांडे के संपर्क में आकर वैष्णव धर्म अपना लिया। फिर बिरसा ने मुंडा वैष्णव और ईसाई धर्म के दर्शन का एक मिला जुला धर्म चलाया और जिसे लोगों ने बिरसा धर्म कहा गया। किसका? बिरसा धर्म किसका मिला हुआ? मुंडा वैष्णव और ईसाई धर्म का एक मिला हुआ धर्म है। उन्होंने लोगों को साफ सुथरा रहने, नशाबंदी, सामाजिक कुरीतियों और अंधविश्वासों को त्यागने और सबसे बढ़कर एकेश्वरवाद की ओर उन्मुख होने के लिए प्रेरित किया। किसने? बिरसा मुंडा ने। साफ सुथरा रहना, नशाबंदी करना, कुरीतियों को हटाना, अंधविश्वासों को त्याग करना और सबसे बढ़ चढ़कर एकेश्वरवाद मतलब एक ही ईश्वर है इस पर कि इसकी ओर उन्मुख किया, मतलब प्रेरित किया। जो केवल सिंहभौमा की पूजा करने का बल दिया गया। सिंहभौमा भगवान था बिरसा मुंडा के, उसको पूजा करने की बल दिया गया। 1895 में बिरसा मुंडा को राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। 1895 में बिरसा मुंडा को राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया और हजारीबाग के केंद्रीय कारागार में जुर्माना एवं 2 साल की कारावास की सजा दी गई। तो हजारीबाग के केंद्रीय कारागार में जुर्माना और 2 साल की कारावास दिया गया। परंतु 2 साल बाद 30 नवंबर 1897 में बिरसा मुंडा को रांची जेल से छोड़ दिया गया। कब? तो 30 नवंबर 1897 में। रिहा होने के बाद बिरसा ने अपनी गतिविधियों को तेज कर दिया। जो बिरसा रिहा हुआ उसके बाद अपने गतिविधियों को तेज कर दिया और मुंडाओं को हथियारबंद करना प्रारंभ कर दिया। और उसके बाद 25 दिसंबर 1899 उलगिलन की आग सिंहभूमि के चक्रधरपुर और रांची के खूंटी, कारी, तोरपा और तमार बसिया क्षेत्र में भड़क गई थी। जो उलगिलन की आग है इस सिंहभूम क्षेत्र में, चक्रधरपुर में, रांची में, तोरपा में, तमार, बासिया क्षेत्र में भड़क गया था। बहुत आगे बहुत ज़्यादा विद्रोह होने लगा था। विद्रोही ने ईसाई धर्म को पकड़कर मारा, गिरजाघरों पर हमला किया। प्रारंभ में निशाने पर सभी ईसाई धर्मावलंबी थे, परंतु बाद में निर्दोषों की हत्या से बचने के उद्देश्य से केवल अंग्रेज अफसरों के खिलाफ कार्रवाई किया।
पहले ईसाई धर्म पर हमला किया, बाद में देखा कि यहाँ पर निर्दोष भी मारे जा रहे हैं, तो उसके बाद अंग्रेज अफसरों पर भी हमला करने लगा। सरकार ने इस विद्रोह का कड़ाई से दमन किया और 9 जनवरी 1900 को डोमरी के कुछ दूर सायल कैरवा पहाड़ी पर विद्रोहियों और अंग्रेज़ों की लड़ाई हुई, जिसमें कमिश्नर फारबेस और डिप्टी कमिश्नर स्ट्रीटफील्ड के हाथों विद्रोहियों का पराजय हुआ। कब? 9 जनवरी को लड़ाई हुआ, जिसमें डिप्टी कमिश्नर स्ट्रीटफील्ड और कमिश्नर फारबेस के साथ विद्रोहियों का पराजय हुआ। 3 मार्च 1900 को 500 रुपये के सरकारी इनाम के लालच में जीराकेल गांव में लोगों ने बिरसा मुंडा को गुप्त स्थान के बारे में अंग्रेज़ों की जानकारी दी और बिरसा को चक्रधरपुर या सिंहभूम से पकड़ लिया। 3 मार्च नहीं होगा, 3 फरवरी होगा, यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा। 1 जून 1900 को डिप्टी कमिश्नर ने ऐलान किया कि बिरसा मुंडा को हैजा हो गया और 9 जून 1900 को बिरसा मुंडा की जेल में ही अंतिम सांस ले ली। अब यहाँ देखते विद्रोह का कारण क्या था। विद्रोह का कारण था मुंडा खोटा काटी व्यवस्था को समाप्त करना, बैठ बेगारी प्रथा का प्रचलन करना और मिशनरियों के भ्रामक नीतियों और उसे मुंडाओं को मोह भंग होना। जो मिशनरियों द्वारा भ्रामक नीतियाँ था और उसने मुंडाओं का मोह भंग होना, पुलिस एवं कानून व्यवस्था से निराश होकर यह विद्रोह किया था। तत्कालीन कारण था 1894 ईस्वी का जो छोटा नागपुर का वन सुरक्षा अधिनियम था। विद्रोह का मुख्य उद्देश्य क्या था? स्वतंत्र मुंडा राज का स्थापना करना, डीकुओं से अपनी भूमि को वापस प्राप्त कर अपने क्षेत्रों से निकालना, ईसाई धर्म का विरोध करना, ये सब मुख्य उद्देश्य था। विद्रोह के महत्वपूर्ण परिणाम क्या? 1902 ईस्वी में गुमला एवं वर्ष 1903 में खूंटी की अनुमंडल के रूप में स्थापित किया गया। 1908 ईस्वी में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम पारित कर खूटा काटी अधिकारों को पुनर्स्थापित करना और बंधुआ मजदूर पर प्रतिबंध और भू राजस्व के दायरे पर निर्धारित किया। ये था मुंडा विद्रोह दोस्तों। इसके बाद और आगे भी देखेंगे ताना भगत। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे ताना भगत के बाद तो आगे की और देखेंगे 1857 की क्रांति अभी बाकी है। थोड़ा सा हम एक्सप्लेन किए विद्रोह के बारे में, जनजातीय विद्रोह के बारे में। तो वीडियो के साथ बने रहे। धन्यवाद। वीडियो लंबा हो जाएगा तो नेक्स्ट वीडियो में हम अगला टॉपिक लेकर आएंगे। धन्यवाद।